बता रहा है ना, धीरे धीरे मोल अपना मोल बता रहा है। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं मोल के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही तरीके से, रिफ़्रेशिंग तरीके से। पिछले साल का वीडियो बेशक हम तुम लोगों को भेजें, लेकिन इस साल का वीडियो देखेंगे कि अब हम उसमें और किस तरीके से थोड़ा सा उसको और आसान बनाना चाहिए। क्या होता है ना कि ज़्यादा फार्मूला भी होना कहीं थोड़ा सा तकलीफ़ देता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि क्या हम उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, ये जो मोल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या हम इसको एक मैनर्ड वे में, एक तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि ताज क्लासेस का हमेशा से रहा है ये चीज़, हम लोग हमेशा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जाने जाते हैं, हम इसको आसान बनाने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं पढ़ सकते। कल के वीडियो में तुम देखे होगे कि हम थोड़ा सा फॉर्मूलेटेड चीज़ें ज़्यादा बातें किए हैं, फार्मूला वगैरह ज़्यादा डाले होंगे, फार्मूला तुमको ज़्यादा रटने के लिए बोले होंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, ये आज का वीडियो हम लोग मोल को कुछ इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे, इस प्रकार से इल्यूस्ट्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि आज के वीडियो में तुम्हारा कमेंट ज़रूर आएगा कि यस सर समझ में आ गया है और ऑनलाइन वीडियो ठीक रहा है। एक दो दिन और चला सकते हैं सर ऑनलाइन, जब तक कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चीज़ें वही व्यवस्था रखनी होगी। जब व्यवस्था में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत कब होती है, जब थोड़ा गड़बड़ होगा तब जाके देखा जाएगा। सही है ना। तो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो मोल के कॉन्सेप्ट को, मोल को सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये कोई अलग चीज़ नहीं है। इसको तरीक़ा से हम एक पॉइंट टाइप से समझते हैं, एक छोटे से लॉजिक के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रीवियस वीडियो में भी तुम देखे होगे कि एक दर्जन को क्वांटिटी के मुताबिक अनुसार 12 बोला गया। अगर तुम इस डजन को जाओ, दर्जन के पास जाओ और कोई भी सामान तुम लो काउंटेबल, एक दर्जन स्केच पेन ले लो, कितना पीस मिलने वाला है? 12 पीस। एक दर्जन एग्स, अंडा, वो ले लो, 12 पीस। बनाना, केला ले लो, वो भी 12 पीस। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट दर्जन है, ये जो बात दर्जन है, एक दिस इज़ नॉट कोरोना, ओके, दिस इज़ सूखी खांसी, तो परेशान मत होना। और वो इसमें ट्रांसमिशन नहीं करता है। एक दर्जन इज इक्वल टू 12, डजन 12 है। जिस प्रकार दर्जन में 12 होते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक मोल में 10 पे पावर 23 होते हैं। मुश्किल है समझने इतना सा बात। जिस प्रकार एक दर्जन में 12 के क्वांटिटी पे बात होती है, ठीक इसी प्रकार से एक मोल में 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 होगा एक मोल में। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे बाबू कि आखिर ये 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 कितना बड़ा वैल्यू है, इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बाबू जब तक हम किसी चीज़ को, जैसे हमको जानना है कि मोल क्या है, तो मोल के एस्पेक्ट को भी तो समझना होगा ना कि आखिर ये जो मोल है एक्चुअल में ये है क्या 6.02। इसको देखो, अगर तुम इस वैल्यू को थोड़ा नॉर्मल करो बाबू, तो ये हो जाएगा 602 और उस पर उस पर 21 0। देख लो 6 नॉट 2, 1 2 3 4 इतना 0, ये वैल्यू है एक मोल का। देखने में लग रहा था कि मोल बहुत छोटा सा वैल्यू है, लेकिन है नहीं। और हमको लगता है कि आप में से शायद ही कोई होगा जो इसको बता पाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या, शायद ही कोई हो। सही है ना। लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। इस वैल्यू को बोला जाता है हेक्सिलियन। क्या बोला जाता है? हेक्सिलियन। इस आंकड़े को अब तुम काउंट करो बाबू, एक दर्जन में जिस प्रकार 12 होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मोल की क्वांटिटी कितनी है? हेक्सिलियन है, हेक्सिलियन। इसका मतलब तो अब तुम्हारे जहन में यह बात जा रहा होगा, शामिल हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो एक मोल कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ी राशि है। अब हम तुमको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक दर्जन में 12 पीस, कोई भी चीज़ 12 होगा,
इसी प्रकार से एक मोल में वही चीज हेक्सिलियन होगा। सही है यहां तक बात? ठीक उसी प्रकार से और भी दूसरी एंटिटी है जिसमें जितना होता चला जाए, वो जैसे क्वांटिटी के मुताबिक तो एक मोल में ये हो गया। एकदम इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि जाओ जाकर ले आओ 1 दर्जन केले, तुम जाकर लेकर आओगे 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुने केले, 12। ठीक इसी प्रकार से जब बात होगी ले आओ जाकर के 1 मोल केले, तो तुम लेकर के आओगे इतना केले। बात समझ में आ रहा है? अब ये वाला एंटिटी, ये जो वैल्यू हम लोग हेक्सिलियन वैल्यू मिला है, एक्चुअल में ये है कितना बड़ा, इसको समझा जाए। एक टॉफ़ी होता है, कल ही कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट आए थे, वो लोग आए थे तो आज ना कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है हमको, खांसी है। वो जब आए थे तो चॉकलेट लेकर के आए थे। वो जेम्स मेरा फेवरेट है। पता है वो जेम्स का खासियत ये है ना, वो बहुत छोटा छोटा होता है, चिपटा चिपटा सा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी खाया करो चॉकलेट से स्ट्रेस दूर होता है, तो वो खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो बोला गया कि अगर 1 मोल जेम्स के बारे में बात करो, किसके बारे में बात करने के लिए बोल रहे हैं? 1 मोल जेम्स। तो 1 मोल जेम्स का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10⁻23 जेम्स। इतने जेम्स, और ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है? ये। अब ये इतना जेम्स का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ बाबू, हम तुमको सही आंकड़ा, किताबी आंकड़ा बताते हैं तो बोलते हैं कि इतना अगर जेम्स हो आपके पास, इसका मतलब होगा कि पृथ्वी ले लो, पृथ्वी में ऊपर से एक ऐसे होल बना लो, छिद्र कर लो, उसके अंदर जेम्स भरो। जब पृथ्वी पूरी भर जाएगी ना, तो समझ जाना कितना जेम्स है। देखो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे देखो इस चीज़ को अच्छे समझो। अब जैसे हम बोलेंगे कि 1 दर्जन केले बोलते हैं ना, तो 1 दर्जन के बदले क्या होता है वैल्यू बाबू? 12 केले। ठीक इसी प्रकार से बाबू, ठीक इसी प्रकार से अगर एग्जांपल ले रहे हैं, मोल में वैसे केले को थोड़ी ना क्वांटिटी होता, बट फिर भी अगर समझने के लिए लिखे तो हम इसको अगर यहाँ पे लिख देंगे 1 मोल केले, तो इसका ये मतलब हो जाएगा बाबू कि 6.02 इंटू 10⁻23 केले। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आपको सीखना है मोल। तो मोल सीखने से पहले आपको ये जानना है कि एक्चुअल में मोल वैल्यू है कैसा। तो मोल वैल्यू ऐसा है। अब कुछ क्लियर हुआ है? बेशक। और बाबू हम इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट को, मोल को करने के लिए, क्योंकि मोल अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है केमिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो अहमियत ज़रूरी, इस चीज़ों को अगर हमको समझ में आया है तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से देखें और समझने का कोशिश करें कि ये आखिर है क्या। तो 1 मोल जो 6.02 इंटू 10⁻23 कहलाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है एवोगाद्रो नंबर। हो सकता है नंबर स्पेलिंग गलत हो गया हो, इसको एवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है, एवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें और समझने का कोशिश करते हैं। अब ये तो हो गया बाबू के मोल का कॉन्सेप्ट किसके लिए, सिर्फ समझने के एतबार से, है ना। अब आते हैं केमिस्ट्री। देखो ये बहुत बड़ा वैल्यू और बड़ा बताएं, चलो ठीक है। किताब में एक और चीज़ का जिक्र है बाबू, वो जिक्र है डोनट्स का। डोनट्स ऐसा होता है गोल जैसा, इसको हम लोग ना पता है कौन से नाम से जानते हैं? नान खटाई। पता नहीं खाए हो कि नहीं खाए हो, ऐसा वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे ये गोल जैसा होता है और बीच में ये होल होता है। बोला गया कि अगर इतना डोनट्स अगर हो और इतना डोनट्स, तो उसके बारे में बताया गया कि अगर एक डोनट्स के ऊपर दूसरा डोनट्स, उसके ऊपर दूसरा डोनट्स अगर ऐसे अरेंज करोगे ना, तो पता है ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को वो कवर कर लेगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझो, ये इतनी ज़्यादा हो सकती है कि पृथ्वी और सूरज की दूरी को भर लेगी अपने चारों ओर। और इतना ही नहीं, इतनी ज़्यादा हो जाएगी
इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन यानी कि सूरज के बीच की दूरी का चक्कर ये इस तरह से इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 200 बिलियन बार लगा सकती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का चक्कर ये तकरीबन 200 बिलियन मर्तबा लगा सकती है। कितनी बड़ी बात है ये? नहीं समझ में आया बात? कहा जा रहा है कि अगर आप मोल को समझें और अगर आपको लिखा जाए कि एक मोल डोनट्स, ऐसा वाला, अगर एक मोल डोनट्स हो तो इसका मतलब होगा 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 डोनट्स होंगे। और इतना ज़्यादा डोनट्स कैसे आप साबित करोगे कि कितना ज़्यादा होता है? तो ज़्यादा को समझाया जा रहा है तुमको कि अगर एक डोनट्स के ऊपर दूसरा डोनट्स रखे गए हों या फिर उनको इस तरीके से अरेंज किया गया हो तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को ये कवर करेंगे, एक बार नहीं 200 बिलियन बार। 200 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल टू आई थिंक 10 करोड़ ना, शायद 10 करोड़। तो सोचो, हाँ 1 बिलियन 10 करोड़, इतना चक्कर 200 बिलियन, कितना बड़ा आंकड़ा है। अब आप इसको केमिस्ट्री में जब लेकर आते हो तब देखो जादू होगा, ध्यान से। अब हम जादू देखने वाले हैं कि जब केमिस्ट्री में ये आता है तो क्या होता है, ठीक है? क्योंकि आंकड़ा तो ऐसे वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में जब बात हम एक मोल हाइड्रोजन की करें तो एक मोल हाइड्रोजन में भी जिस तरह से एक मोल डोनट्स में इतने होते हैं डोनट्स, उसी तरीके से एक मोल हाइड्रोजन में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। सही बोल रहे हैं बाबू? वो क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, तुम देख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में एक परमाणु ही तो है, सही है ना? और ये वैल्यू जो इतना हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, वो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 ग्राम ना, तो लिखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु भार। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जो किसी पदार्थ का जो एक मोल होता है ना, वो उस पदार्थ के 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 परमाणु या अणु के बराबर होता है, और वो उसी उतने ही परमाणु भार के भी बराबर होता है। और क्लियर होगा, अभी तो एक ही हुआ है, अभी देखो बहुत ज़्यादा क्लियर हम करेंगे तब। अभी तुम इसको हाइड्रोजन को अब बनाते हैं, एक मोल, अभी हाइड्रोजन परमाणु था, अब हम इसको क्या बना दिए? अणु। अब ये अणु है तो एक मोल हाइड्रोजन अणु के लिए ये काम करेगा 6.02 10 पर पावर 23 H2K। अब परमाणु ना लिखा अगर क्या लिखाएगा? अणु। यानी अणुओं की अगर संख्या बोला जाए एक मोल में, हम बोलेंगे इतना संख्या होगा। बिल्कुल वैसे ही एक दर्जन में कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? तो 12 हाइड्रोजन। तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन के अणु मिलेंगे? तो 6.02 इंटू 10 पावर 23। समझ में आ रही है बात? एक दर्जन में कितने अंडे मिलेंगे? तो 12 अंडे। ये 12 यहाँ पर होगा तो 12 अंडे। ठीक इसी प्रकार से एक मोल में कितने अंडे मिलेंगे? तो 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 अंडे। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा H2 के अनुभार के बराबर। तो H2 का अनुभार कितना होगा? कल क्लास में याद करो, प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं कि हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? एक हाइड्रोजन के परमाणु का अनुभार होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन अणु का अनुभार हो जाएगा 2 ग्राम हाइड्रोजन के अनुभार के बराबर। सही है। फिर आगे देखो, इसको और आगे कर सकते हैं क्लियर। 1 मिनट से देख लें, फ्रेम कटना नहीं चाहिए भाई। ठीक इसी प्रकार से जब बात करेंगे हम लोग एक मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसका मतलब होगा कितने ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बात हो रहा है? तो वो बात हो रहा है 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु के बारे में बात हो रहा है। और ये ऑक्सीजन के परमाणु किसके बराबर होंगे? तो इतने ऑक्सीजन के परमाणु अगर आपस में मिल जाएं तो वो ऑक्सीजन परमाणु का भार द्रव्यमान निकल जाएगा। तो द्रव्यमान ऑक्सीजन कितना होता है? बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान
या परमाणु भार, है ना। इसको क्या सीख रहे हैं हम लोग ये सीख रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या पता चलती हैं, बेसिक चीज़ें ये पता चल रही हैं हम लोगों को कि एक्चुअल में मोल को थोड़ा आसान तरीके से समझें। देखो बाबू, जब हम मोल को केमिस्ट्री से बाहर लेकर जाते हैं, क्वांटिटी के रूप में देखते हैं, तो मोल अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो रहा है। तुम देख सकते हो कि तुम अगर एक मोल डोनट के बारे में बात करते हो तो उसकी संख्या इतनी हो जाती है कि वो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को 200 बिलियन बार चक्कर लगाता है। लेकिन जब इसी एक मोल को तुम लेकर केमिस्ट्री में आते हो तो एक मोल हाइड्रोजन का वज़न कितना हो जाता है, 1 ग्राम। एक मोल H2SO4 का वज़न हो जाता है 98 ग्राम, ऑलमोस्ट 100 ग्राम। कितना हल्का सा वैल्यू बन रहा है। इसीलिए मोल का कॉन्सेप्ट हमको केमिस्ट्री में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, यही ताज क्लासेस, यही हम लोगों का ना, हम लोग इसी बात पर, ताज क्लासेस इसी बात पर ज़्यादा फोकस देता है कि चीज़ें सोफिस्टिकेटेड, चीज़ें सिंप्लीफाई, आसान कैसे की जाए। फिजूल में इसको रखना, फिजूल में रटने से कहीं बेहतर है हम एक मोल पर पिछले साल वीडियो बनाते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं हम इसमें थोड़ा सा और सही तरीके से समझा सकते हैं तो फिर वीडियो बनाते हैं। और अगर हमको लग रहा है कि ये समझा पा रहे हैं, अगर तुम समझ पा रहे हो, अगर तुम्हारा कमेंट हमको पॉजिटिव वे में मिलता है तो हमको लगेगा कि हाँ हम सच में कामयाब हुए इस चीज़ में, कि हम तुमको समझा पाए हैं। बेसिक डिफरेंस, बेसिक चीज़ हमको क्या पता चला, बेसिक चीज़ हम ये समझ पा रहे हैं कि मोल वही है जो 1 दर्जन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मोल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज, फॉर्मूला पर जाएंगे, अभी नहीं, अभी बस चीज़ें समझो। मोल वही है जो 1 दर्जन काम कर रहा है, फिलहाल तो वही हम समझे ना। 1 दर्जन जिस तरह से 12 होता है 1 दर्जन में क्वांटिटी के रूप में, ठीक इसी प्रकार से 1 मोल में 6.02 गुने 10⁻23 होते हैं। क्लियर। लेकिन 1 दर्जन कहीं भी यहाँ यूज हो रहा है 12 पीस के लिए। 1 दर्जन स्केच पेन लाओ, 1 दर्जन स्केच पेन आ गया 12 पीस। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं 1 मोल स्केच पेन लाओ? इतना देख रहे हो, ये हेक्सिलियन फॉर्म देख रहे हो क्या तुम, कितना ज़्यादा हो रहा है ना। और उसके बाद जैसे ही तुम इस मोल के कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में लेकर आते हो, कहानी उलट जाती है। ये वैल्यू बहुत ही छोटा हो जाता है। क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा होता है इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है बाबू, क्योंकि इसके द्वारा हम किसका मापतौल शुरू कर देते हैं, परमाणु का मापतौल इसके बाद शुरू हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को समझना। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो अब हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ये जो चीज़ है 1 मोल हाइड्रोजन, तो जैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन लिखा गया तो जिस तरह बोलते हैं 1 दर्जन हाइड्रोजन, 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन लिखते हैं तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 12 हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो उस तरीके से 1 मोल की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 6.02 गुने 10⁻23 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु। 1 मोल H2 लिखा तो 1 मोल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं क्वांटिटी के रूप में 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के अणु। 1 मोल ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन को लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन। अगर O है तो ऑक्सीजन के परमाणु है। ठीक इसी प्रकार से 1 मोल O2 ऑक्सीजन के अणु के बारे में हम लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु। अगर 1 मोल जल के बारे में बात करेंगे तो कितने जल के अणु मिलेंगे, तब मिलेंगे हमको 6.02 इंटू 10⁻23 H2O। उसी प्रकार से 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने सल्फ्यूरिक अम्ल हमको मिलेंगे, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में हमको मिलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर एक प्रश्न और बढ़ा दें कि 1 मोल सल्फर इज इक्वल टू कितने होंगे 6.02 10⁻23 सल्फर के क्या मिलेंगे, परमाणु। क्योंकि सल्फर परमाणु है तो अणु कहाँ से मिलेंगे, तो आप परमाणु लिख रहे हैं। अब ये प्रश्न मत करना सर कहीं आप परमाणु लिख रहे हैं कभी आप अणु लिख रहे हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो परमाणु उसके लिए परमाणुओं की संख्या ना होगी। अंडा है तो अंडे निकालोगे मिलेगा ना, जाओगे दुकान बोलोगे 12 पीस अंडा दीजिए, लेकर के जब तुम आ रहे होगे घर में आके बोलोगे क्या लाए हो बेटा, तो जवाब दोगे कि 12 पीस स्केच लाए। अंडा लाए तो अंडा, परमाणु है तो परमाणु, अणु है तो अणु। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, अब इस तरफ वाले को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु है, ये बिल्कुल बराबर होगा
इनके ये बिल्कुल बराबर होगा इनके, क्या इसको बोलते हैं, आणविक या परमाणविक द्रव्यमानों के। अगर यौगिक बन गया है तो आणविक कहलाएगा, अगर ये अभी तक तत्व के रूप में ही है तो परमाणविक। ठीक है, अगर स्वतंत्र है तो, अणु नहीं बना है तो परमाणु है, वो परमाणु के रूप में है तो परमाणविक, परमाणु भार। यहाँ पर है हाइड्रोजन के परमाणु और इसका द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है, 1.0079 विच मीन्स 1 ऑलमोस्ट, तो 1 हो गया। 1 मोल हाइड्रोजन में इसके अनुभार के बराबर ही होंगे, इसका अनुभार का वजन कितना होगा, 2 ग्राम। अगर 1 मोल ऑक्सीजन में इतने कण हैं, देखो इसका मतलब समझते हैं ना, अगर 1 मोल हाइड्रोजन में इतने कण हैं, अगर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, अगर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इनका द्रव्यमान कितना होगा, इनका द्रव्यमान इस हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होगा, जिसका द्रव्यमान होता है 1 मोल O2। 1 मोल O2 में कितने O2 के अणु होंगे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसका वजन कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान होगा O2 के आणविक द्रव्यमान के बराबर, और O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 ग्राम, 2 है, 2 परमाणु है, इंटू 2 इक्वल टू 32 ग्राम। आज एकदम तुमको एकदम सही से समझ में आएगा, आज हम घोर के पिला देंगे आज। 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 में कितने H2SO4 होंगे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 H2SO4 के अणु। अब इनका वजन, अगर 1 मोल H2SO4 में इतने H2SO4 के अणु हैं तो इनका वजन कितना होगा, इसका आणविक द्रव्यमान के बराबर इसका द्रव्यमान होगा, जो है H2SO4 का 98 ग्राम, लगभग 100 ग्राम के बराबर। ठीक है, आई होप कि क्लास तुमको समझ में आ रहा होगा। और अब हम इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस क्लास को समझा पाएँ। बाबू पहले तुम स्क्रीनशॉट इसका ले लो, कहीं गलती से मिटा वटा दिए तो भारी फेरा है फिर, है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले हम फ्रेम चेक कर लें, हाँ सही चल रहा है भाई, कुछ कटा वटा नहीं है। चलिए प्रश्न आएगा, चलो हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं, मैंने प्रैक्टिस करते हैं। तो एक प्रश्न आएगा 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा। देखो ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है ना, तुमको समझना होगा। और समझने के लिए बाबू कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ देखिए सब कुछ यहीं पर है। ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का केस लिखो, तुमको ध्यान कहाँ होना चाहिए, क्या तुमको लाना है, क्या तुमको बनाना है, तुम्हारा पूरा फोकस वही होना चाहिए। वो महाभारत में वो अर्जुन का कहानी याद है ना, वो किस प्रकार से मछली के आई पर ध्यान रख रहे थे ना, मछली के घूमने पर नहीं, उसके आँख पर ध्यान होता है। ठीक इसी प्रकार से आप पूरे बातों पर मत जाओ, आप इस पर जाओ कि आपको करना क्या है। करना ये है कि हमको बताना है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑक्सीजन का मोल के साथ रिलेशन देखो कहाँ पर है, मोल और द्रव्यमान का। मोल, ध्यान से देखो ना रिलेशन, 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यानी मोल का रिलेशन किसके साथ शो करना है हमको, द्रव्यमान के साथ। बाबू ये वाला सारा का सारा मोल है, ये वाला सारा का सारा अणुओं या परमाणुओं की संख्या है, और ये वाला सारा का सारा क्या है, द्रव्यमान। सही है ना। तो ऑक्सीजन के केस में हमको मोल का रिलेशन द्रव्यमान से दिखलाना है। तो मोल का, ऑक्सीजन क्या है, अणु है कि परमाणु है, परमाणु है, ये वाला केस उठाएंगे। सही है, हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल ऑक्सीजन बराबर क्या होता है, पहले पूरा लिख दें हम एक लाइन, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु। और ये किसके बराबर होता है, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर, जो है 16 ग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या इसका हमको कोई ज़रूरत है, अणुओं की संख्या, ये संख्या बताता है ना, जिस तरह से 1 दर्जन बराबर 12 अंडे, तो ये संख्या बता रहा है, तो संख्या का जिक्र नहीं है, मोल और द्रव्यमान हमसे मांगा गया। सही बोल रहे हैं ना, हमसे क्या मांगा जा रहा है बाबू, मोल और द्रव्यमान। तो हम केवल मोल और द्रव्यमान पे ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे
कि एक मोल का देखो यहाँ पर एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ये लाइन देखो 16 ग्राम, सही है। तो 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 गुने 2 बराबर 32 ग्राम। वाह सर, क्या पढ़ा दिए? नहीं कुछ पढ़ाएं, कुछ नहीं है, ये एक नियम है। एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा? 56 रुपया। हाँ तो और क्या जादू, 20 रुपया मालूम है सभी को। तो 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो बनाया कैसे गया? एग्जाम में आएगा तो हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको रटेंगे नहीं, थोड़ा भी नहीं, हम इसको समझ लेंगे। समझते कैसे हैं? समझने का काम कैसे होता है? वो ऐसे होता है, हमेशा आपको ये देखना होता है कि प्रश्न किसके ओर लेकर जा रहा है। तो प्रश्न है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा? मोल है, मोल का वैल्यू दिया गया और निकालना क्या है? द्रव्यमान। ये हो गया हम लोगों का मोल वैल्यू, ये हो गया संख्यात्मक वैल्यू, ये हो गया द्रव्यमान वैल्यू। मोल का रिलेशन द्रव्यमान से, मोल का रिलेशन द्रव्यमान से। एक मोल ऑक्सीजन में इतना संख्या होगा ऑक्सीजन के परमाणु का, जिनमें का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा। समझ में आ रही है बात? चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? चलिए कहीं पे एडजस्ट किया जाए। उम्मीद है कि तो इसको नोट कर, इसको मिटा सकते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? बाबू फिर से ये वो प्रश्न है जहां हम लोगों को देखने की ज़रूरत है ना, कि ये काम, ओह मेरा स्केच पेन, यहाँ हमको देखने की ज़रूरत है ये काम कैसे कर रहा है। फिर से वही है, ग्राम जल, 36 ग्राम जल, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि क्या दे दिया गया है? द्रव्यमान दे दिया गया है। समझ में आ रही है ना बात? जल के कितने अणु होंगे, यानी कि अणु की संख्या निकालना है। देखो ना, अणु की संख्या निकालनी है, सही है। तो द्रव्यमान और अणु की संख्या के बारे में कैसे? जल के लिए, तो जल के लिए यहाँ पर है। और अगर किसी चीज़ का नहीं है तो वो तुम अपने से बना सकते हो, जैसे नाइट्रिक अम्ल का, है ना, कल बात किए थे नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर तो नहीं है नाइट्रिक अम्ल, चलो नाइट्रिक अम्ल का बना के देखते हैं। 1 मोल जब भी रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे? 1 मोल HNO3, तो 1 मोल HNO3 में HNO3 के कितने अणु होंगे? तो सर 6.02 इंटू 10⁻23 HNO3 के अणु होंगे, यानी यहाँ से हमको क्या पता चल जाता है? अणु की संख्या, सही है। इनका वजन कितना होगा? इनका द्रव्यमान कितना होगा? इनका द्रव्यमान सर इनके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अब HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस, शायद हाँ 14 ही होता होगा, ऑक्सीजन का 16 है, 3 है तो 48 हो गया। तो ये हो गया 50, 58, 40, 50, 58, 62, 63, तो 63 ग्राम निकल गया। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का बोलेगा ना बाबू तुम निकाल सकते हो। हम प्रश्न ऐसा बनाया है जो यहाँ पर जो चीज़ें रख रहे हैं ना, उसी पर प्रश्न बना दिया है, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है? हमको द्रव्यमान का रिलेशन अणु की संख्या से शो कर देना है, बस यही काम है मेरा। चलो शो करते हैं। जल के लिए तो हम जल का जानते हैं बाबू कि 1 मोल जल बिल्कुल बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 H2O के अणु, जो बिल्कुल बराबर है किसके? H2O का आणविक द्रव्यमान जो है कितना? 1 दूना 2 और 16 18 ग्राम जल का आणविक द्रव्यमान। यह है जल का आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आई बाबू? अब जल का आणविक द्रव्यमान तो हमको दे दिया गया, यानी वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब द्रव्यमान और अणु की संख्या में रिलेशन, ये द्रव्यमान है, ये अणु की संख्या है, यहाँ रिलेशन होगा, सही है। यहाँ पे मोल के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों वैल्यू को ले आइए। अब इन दोनों वैल्यू को कैसे लाना है? देखो,
क्योंकि पहले ग्राम दिया है ना, अणु की संख्या निकालनी है ना, कितने अणु होंगे, अणु की संख्या निकालनी है, तो जो वैल्यू निकालना हो उसको उस तरफ लिख दो, समझे। यानी हम लिखेंगे चूंकि 18 ग्राम, ये चूंकि अब ये क्या हो रहा है, ये एक नियम है यार, इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे ना, ये से तुम समझते होगे। चूंकि 18 ग्राम जल में कितने अणु हैं जल के, 6.02 इंटू 10⁻23 जल के अणु हैं। एक 18 ग्राम जल में इतने जल के अणु हैं, इसलिए 1 ग्राम जल में 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इतने जल के अणु होंगे, सही है। इसलिए कितने ग्राम के बारे में बात है, 36 ग्राम, तो 36 ग्राम में कितने जल के अणु होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 36, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 छक्के 12, 4 गुने 10⁻23 अणु। बहुत भारी क्वेश्चन था। अरे ये बिल्कुल वैसा है, 24 रुपया में 4 कलम मिलता है, तो 24 रुपया में अगर 6 कलम मिलता है, हम थोड़ा आसान बना दिए इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ये बिल्कुल एक मैथ है बाबू कि अगर 24 रुपया में 6 कलम मिलता है तो 1 रुपया में कितने कलम मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोगों से बोला जाएगा तो बताओ कि 48 रुपया में तुम कितना कलम लेकर के आओगे, तो 6/24 गुने 48 काटते हैं, 24 दूना 6 दूना कितना मिलता है 12, तो बोलेंगे 12 कलम लेकर के आ सकते हैं 48 रुपया में। वही केस चल रहा है। अगर 18 ग्राम जल में इतना अणु है, कैसे मालूम बाबू, तुम लाइन लिखो ना। तुमको ये चीज़ अभी हम इतना बकबक किए बाबू, ये वाला लाइन नहीं समझ में आया क्या? अगर तुम ये लाइन समझ जाते हो ना तो फिर तुमको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, तुम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। कोई भी रैंडम पर्सन आकर के बोल दिया कि अच्छा बताओ तो 1 मोल कार्बन में कितने अणु होंगे कार्बन के, सीधा जवाब होगा 1 मोल कार्बन में कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। फिर इन 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 12 ग्राम। कार्बन का 12 ही होता है तो 12 ग्राम होगा। केमिस्ट्री में मोल बहुत ही छोटे एंटिटी पर चला आता है। केमिस्ट्री के बाहर हम जेम्स का एग्जाम्पल देखा, डोनट्स का एग्जाम्पल देखा, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि क्लास आज का तुम लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना बाबू, कम से कम बता देना कि यस सर वीडियो अच्छा लगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो वो भी पूछ लेना याद से। थोड़ा सा खांस के, लेकिन देखो कभी कभी ठीक हो जाता है बीच में। तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है। आराम से रहिए, मज़े कीजिए। थैंक यू।